हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू नेट वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नेट वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे लगे हुए होंगे। आज हमारा होगा एचआरएम का लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर 1 ऑलरेडी आप पिछले क्लास में देख रखे होंगे। आज उसी का जो पार्ट है, जो कि लेक्चर नंबर 2 होगा, आज उसे हम लोग लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और आगे बेसिकली क्या क्या चीज में हम लोग को चेंजेस करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए स्वागत है एक बार फिर से आपका नेट वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उससे जो भी नोटिफिकेशन होगा, कोई भी चेंजेस होता है या कोई भी इंफॉर्मेशन होगा, वो आपको पहले मिल जाया करेगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल नेट वाला भैया को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो उसे भी ज्वाइन कर ले। उससे आपको क्या होगा, जो भी नोट्स होगा वो आपको पहले मिल जाया करेगा। उसके बाद आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक में भी नेट वाला भैया को फॉलो कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी हो, किसी तरह का कोई परेशानी हो, तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर सकते हैं। चलिए, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, जिसमें पिछले क्लासेस में हम लोगों ने कुछ कुछ चीजों, बेसिक चीजों के बारे में पढ़ रखा था। एचआरएम होता क्या है, क्यों उसका जरूरत पड़ता है, कैसे वो पहले क्या था अब क्या है, क्यों चेंज करने का जरूरत पड़ा, तो सारी चीजों के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने बात कर रखा था। अगर आप पिछले क्लास को नहीं देखे हो तो पहले वो क्लास को लगाओ, फिर आप इसमें आना। चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शंस ऑफ एचआरएम मैनेजमेंट। देखो, एचआरएम मैनेजमेंट का बेसिकली दो फंक्शन होता है। एक होता है मैनेजरियल फंक्शन, एक होता है ऑपरेटिव फंक्शन। मैनेजरियल फंक्शन, जिसको मैनेजर्स जो कि अपर लेवल के होते हैं, वो जनरली क्या करते हैं ना, वो प्लान बनाते थे। वो प्लान बना दिए, कैसे करना है वो सारी चीजों को बता दिए, सारी चीजों को इकट्ठा कर दिए। अब इसको एग्जीक्यूट कराने का जो काम होता है वो होता है ऑपरेटिव मैनेजमेंट का। तो ऑपरेटिव फंक्शन एज वेल एज मैनेजरियल फंक्शन एचआरएम को दोनों ही परफॉर्म करने पड़ते हैं। सर कैसे, बताना। देखो, मैनेजरियल फंक्शन में ये लोग क्या करेंगे, प्लान बनाएंगे, चीजों को इकट्ठा करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर उसमें सुपरविजन करेंगे, क्या गड़बड़ है क्या सही है, कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल किस तरीके से करेंगे, जैसे कि आप पहले पढ़ते थे पॉज, डिसिप्लाइनिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो स्टाफिंग इस पार्ट में नहीं आएगा, बाकी सारे चीज आ जाएंगे। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग में तो पहले किसी चीज के लिए प्लान करें, प्लान करने के बाद चीजों को इकट्ठा करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे। जैसे कि मान के चलो कोई ह्यूमन भी, मतलब मान के चलो कि कोई एम्प्लॉय को कोई चीज का काम करवाना है, जैसे कि किसी काम पे आपको एम्प्लॉय को रखना है, तो उस काम के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो भी तो आपको उनको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि सारी चीजों को इकट्ठा करना होगा। फिर डायरेक्टिंग, आप सुपरविजन करोगे, सुपरवाइज करोगे, क्या वो काम उस तरीके से हो रहा है जैसा आपने सोचा है, कुछ गड़बड़ी हो रहा है। तो कुछ गड़बड़ी जो हो रहा है, वही कंट्रोलिंग का जो मेजर होता है, वो आपको देखना है कि गड़बड़ी क्या हो रहा है। जब नेक्स्ट टाइम आप प्लान करोगे तो कंट्रोलिंग मेजर का आप ध्यान रखोगे कि ये चीज गड़बड़ हो चुका है, जिसको हम लोग अगले बार ना करें। तो ये एक प्रोसेस है। उसके बाद ऑपरेटिव फंक्शन में प्रोक्योर करना, डेवलपमेंट करना, कंपनसेशन देना, इंटीग्रेशन इकट्ठा करना, फिर लास्ट में मेंटेनेंस करना। तो एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं मैनेजरियल फंक्शन पे। मैनेजरियल फंक्शन क्या होता है, देखो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज एसेंशियल एट ऑल लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। हर लेवल में जरूरत है जी। तो द टॉप मैनेजमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग स्ट्रेटेजीज एंड गिविंग डायरेक्शन फॉर द सक्सेसफुल एप्लीकेशन ऑफ सच प्लान। हर एक प्लान के लिए जो टॉप लेवल होगा वो स्ट्रेटेजी डिसाइड करेगा, ठीक है, आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा कि कैसे इन कामों को सक्सेसफुली कंप्लीट किया जा सके। तो इस प्रोसेस में कुछ कुछ फंक्शंस आपके इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें पहला फंक्शन आपका जो है वो है क्या, प्लानिंग। क्या करना है इस पे ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्टली द मैनेजमेंट मस्ट बी अवेयर ऑफ द वैकेंट पोजीशन। पहले उनको पता होना चाहिए कहां कहां जगह खाली है, और वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, और क्या क्या वर्कफोर्स की जरूरत है। तो देन दे नीड टू फॉर्मुलेट द स्ट्रेटेजी फॉर मीटिंग द रिक्वायरमेंट। उसके बाद आप जान गए कि यहाँ यहाँ मेरा वैकेंट पोजीशन है, खाली पोजीशन है, तो अगर उनको कोई फॉर्मूला, मतलब कोई स्ट्रेटेजी बनाना है, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके बनाएंगे जी सर। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग। द मैनेजर हैज टू एस्टैब्लिश द फ्रेमवर्क फॉर द ऑपरेटिव फंक्शन। जो ऑपरेटिव फंक्शंस हैं उनको करने के लिए कुछ एक फ्रेमवर्क, रूल रेगुलेशंस बनाया जाएगा। उसके तहत
ब्रिंगिंग टुगेदर द ह्यूमन रिसोर्स एंड फिजिकल रिसोर्स अवेलेबल विद द ऑर्गेनाइजेशन। रॉ मटेरियल ला के रख दिए, ह्यूमन रिसोर्स मतलब एम्प्लॉय है ही नहीं, काम अपने हो जाएगा? नहीं सर। ह्यूमन रिसोर्स मतलब एम्प्लॉयज है, रॉ मटेरियल है ही नहीं, काम अपने हो जाएगा? नो सर। तो दोनों चीजों को ऑर्गेनाइज वे में रखना। डायरेक्टिंग, वंस द फ्रेमवर्क इज रेडी द मैनेजर इंस्ट्रक्ट एंड गाइड्स द टीम टू वर्क अकॉर्डिंगली। एक बार जब फ्रेमवर्क बन गया कि इसके तहत आपको सारा काम करना पड़ेगा, तो टू मीट द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, उससे क्या होगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होगा, अगर आप उस फ्रेमवर्क के रहते काम करें, ठीक है, उसमें भी कुछ चेंजेस करने का जरूरत पड़ सकता है, लेकिन फिलहाल जो फ्रेमवर्क बना है आपको उसमें काम करना चाहिए, उसके तहत आप क्या करोगे, अपने गोल्स की ओर आगे बढ़ते चलोगे। नेक्स्ट, कंट्रोलिंग, द मैनेजमेंट प्रीडिफाइंस द स्टैंडर्ड्स फॉर परफॉर्मेंस and later analyzes the result based on such criteria through the performance appraisal and job analysis। सारा प्रोसीजर्स सारा फ्रेमवर्क्स वगैरह डिसाइड कर दिए गए हैं कि आपको इस तरीके से काम करना है। करने के बाद वो क्या करता है कि आपके परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जाता है। अप्रेज किया था मतलब कि देखा जाता है कि आपके परफॉर्मेंस में क्या कमी रह गई, क्या ज्यादा था, क्या अच्छा था, क्या बुरा था, ठीक है। तो परफॉर्मेंस को अप्रेज किया था। जॉब एनालिसिस करना, द मैनेजमेंट हैज टू टेक करेक्टिव मेजर्स इफ नेसेसरी, अगर उसमें कोई करेक्टिव मेजर्स लेने का जरूरत होता है तो वो लिया जाता है और फिर से उसको रीप्लान किया जाता है, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस के बेसिस पे चलते जाता है। नेक्स्ट आपका है ऑपरेटिव फंक्शन। ऑपरेटिव फंक्शन, ये तो सुनने से ही लग रहा है कि जहां पे हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट मेन काम हो रहा है, ठीक है। तो द ऑपरेटिव फंक्शंस आर दोज which are taken on the departmental level or middle level and mainly concern about the execution of the plan। प्लान तो कहां बन गया, टॉप लेवल में, अब एग्जीक्यूट कहां पे होगा, ऑपरेटिव लेवल में, ठीक है। एग्जीक्यूट मतलब काम कहां पे होगा, ऑपरेटिव लेवल में। तो स्ट्रेटेजीज फॉर्मुलेटेड एट द मैनेजरियल लेवल, जो भी स्ट्रेटेजी बने, फ्रेमवर्क बना, वो मैनेजरियल लेवल पे बना, अब उसको एग्जीक्यूट जो कराना है उसको कहेंगे ऑपरेटिव फंक्शन, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, प्रोक्यूरमेंट के बारे में, प्रोक्योर करना। तो द एक्विजिशन ऑफ ए ह्यूमन रिसोर्स इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ ए मैनेजर। ये मैनेजर का सबसे पहला फंक्शन होना चाहिए, क्या, एक्वायर करना ह्यूमन रिसोर्स को। इट इन्वॉल्व द एस्टिमेशन ऑफ ए पर्सनल रिक्वायरमेंट, उनका क्या क्या रिक्वायरमेंट है, प्लस रिक्रूटमेंट करना है, ठीक है। आप अपना एक सेकेंड, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गया। हाँ वेट, ठीक, हाँ, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, अरे क्या प्रॉब्लम है, एक सेकेंड, ठीक है ठीक है। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन फॉर द सुटेबल कैंडिडेट्स, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन ऑफ द वर्कफोर्स इन द राइट पोजीशन। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, प्रोक्योरमेंट में जनरली आपको जैसे कैंडिडेट चाहिए, जो काम के लिए जैसे कैंडिडेट सुटेबल होते हैं वैसे कैंडिडेट को आपको चुनना, ताकि ये काम को ऐसे कैंडिडेट्स कंप्लीट कर सके, फिर उनको प्रॉपर क्या करना कि एक राइट पोजीशन देना, उनका प्लेसमेंट ओरिएंटेशन कराना, ठीक है, ताकि वो क्या हो सके, फैमिलियर हो सके अपने न्यू ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। उसके बाद होगा डेवलपमेंट। एक्वायर प्रोक्योरमेंट करने के बाद जहां पे आपने क्या किया, एम्प्लॉयज का एक्विजिशन किया, उसके बाद आप क्या करोगे, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में जनरली आप क्या करोगे, एम्प्लॉयज का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बेसिस पे के लिए बात करोगे, मतलब कि टू डेवलप द रिक्वायर्ड स्किल। जो जैसे कि हो सकता है आप पढ़ के कुछ और आए हो, यहाँ पे पढ़ के कुछ और क्या वही पढ़ के आते हैं, लेकिन एक थ्योरेटिकल लेवल और एक प्रैक्टिकल लेवल में डिफरेंस होता है। तो प्रैक्टिकल लेवल में किस तरीके से हम लोग को सोचना है, कौन सा काम कैसे करना है, उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है और उसका डेवलपमेंट किया जाता है। नेक्स्ट कंपनसेशन। कंपनसेशन में हम लोग पैसे का बात करते हैं, कैसे, कंपनसेशन इन द फॉर्म ऑफ रेम्युनरेशन गिवन टू द एम्प्लॉय इंस्टेड ऑफ देयर सर्विसेज। जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए हम लोग उसको क्या करेंगे, फेयर रेम्युनरेशन और सैलरी, जिसको हम लोग कंपनसेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मींस मेकिंग द न्यू एम्प्लॉय फैमिलियर विद द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के साथ नए एम्प्लॉय को क्या करना, फैमिलियर करना, हालांकि इसको ओरिएंटेशन भी बोलते हैं। तो एंड टू देयर टास्क प्रोसेस इट इंक्लूड्स देम टू ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट एंड देयर कलीग्स। क्या करता है, कलीग्स के साथ भी इंटीग्रेट करने का कोशिश करता है, मतलब वही ओरिएंटेशन प्रोग्राम जहां पे आपस में आप एक दूसरे को जाने, ताकि
काम में किसी तरह का कोई परेशानी ना हो। ठीक है, जैसे कि इसका एक एग्जांपल ले सकते हो आप, पता है एक मूवी महेंद्र सिंह धोनी एक मूवी था, उसमें आप क्या था कि जब धोनी हमारे महान क्रिकेटर, जब वो रेलवे का जब उनका जॉब लगा था खड़गपुर में, तब उनको बोल दिया गया था कि आप फलाने आदमी को जाकर के ट्रेन में इसको दे करके आओ और फिर उससे ये चीज एक्सचेंज में लेकर के आओ। तो पहला या दूसरा ट्रेन तो उनका मिस हो गया था। तो ये क्यों हो पाता है? क्योंकि एक प्रॉपर ओरिएंटेशन इंटीग्रेशन नहीं होता है आपस में, इसीलिए। नेक्स्ट, अब आप बोलोगे सर रेलवे में इतना बड़ा है कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम होता है जो कि बहुत जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट मेंटेनेंस। तो हालांकि उनका भी ट्रेनिंग था, लेकिन ये उनका ऑन द जॉब ट्रेनिंग था। हम यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग को दिमाग में रख के पढ़ते हैं, इसलिए कंफ्यूजन होता है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है। नेक्स्ट, मेंटेनेंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द रिटेंशन ऑफ द एम्प्लॉयज व्हिच रिक्वायर्स प्रोवाइडिंग देम वेरियस बेनिफिट्स। वेरियस बेनिफिट्स क्या क्या? प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस, ठीक है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन, ग्रेचुइटी, इन सारी चीजों को, अलाउंस, हेल्थ एंड सेस, ये सारे चीज का जब हम लोग उन लोगों को क्या करते हैं, अलाउंस प्रोवाइड करते हैं, ये सारा चीज हमारा किस में आएगा? मेंटेनेंस के पार्ट में आएगा। ये है आपका फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक छोटा सा चार्ट, जिसको हम लोग एक एक करके आगे चल के सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़े अभी हम लोग मैनेजरियल फंक्शन में चार क्या क्या आते हैं, और उसके बाद फिर हमारा प्रोक्योरमेंट में क्या क्या चीज आएगा, डेवलपमेंट में क्या क्या आएगा, कंपनसेशन में क्या क्या आएगा, इंटीग्रेशन में क्या आएगा, मेंटेनेंस में क्या आएगा, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ रखे हैं। अब चलते हैं आगे। ठीक है, बेसिकली देखो ये एक ऐसा पोर्शन है ना आपके लिए, जिस पोर्शन में हम लोग ये नहीं कह सकते कि काफी स्टैटिक पोर्शन है। जैसे कि अगर आप बात करोगे लॉ, अगर आप बात करोगे लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ का बात कर रहा मैं, कॉमर्स का जो आपका यूनिट नंबर आई थिंक 9 है, उसके बाद फिर जो आप बात करोगे इनकम टैक्स, ये सब आपका काफी स्टैटिक पोर्शन है। ठीक है, स्टैटिक पोर्शन मतलब कि जनरली डेट से पूछ दिया, कोई सेक्शन से क्वेश्चंस पूछ दिया, तो इसमें डायरेक्टली क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन एचआरएम में डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, क्वेश्चंस को थोड़ा घुमाया हुआ रहता है। तो क्वेश्चन अगर थोड़ा सा घुमाया हुआ रहता है, दैट मीन्स कि क्वेश्चंस पे आपको जो क्रस्क होता है क्वेश्चंस का वो समझना है। तो अभी यहाँ पे आप बेसिकली क्या करना है कि आपको चीजों को समझने में फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि ये स्टैटिक पोर्शन है नहीं कि आप रट के एग्जाम दे दिए। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। रोल ऑफ एचआरएम। रोल ऑफ एचआरएम में अगर हम लोग बात करें तो रोल में हम लोग एक पढ़ेंगे एडवाइजरी रोल, दूसरा पढ़ेंगे परफॉर्मेंस रोल और तीसरा पढ़ेंगे सर्विस रोल। ठीक है, 3 तरह के रोल के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एडवाइजरी रोल। कैसे एचआरएम जो है वो एडवाइजरी रोल परफॉर्म करती है। एडवाइजरी रोल का मतलब क्या होता है? किसी को एडवाइस करना, किसी को किसी चीज के बारे में समझाना, बतलाना। तो एचआरएम एडवाइजेस द मैनेजमेंट ऑन द सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम अफेक्टिंग पीपल, पर्सनल, पॉलिसी एंड प्रोसीजर। मतलब किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा उसमें वो क्या करती है, उसको असिस्ट करती है और बतलाती है कि इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, इसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो सबसे पहले अगर बात करें पर्सनल पॉलिसीज, पर्सनल मतलब एम्प्लॉयज के रिलेटेड पॉलिसी, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट का टर्म्स एंड कंडीशंस, कंपनसेशन, करियर एंड प्रमोशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, इन सारी चीजों के बारे में जो कि एक एम्प्लॉयज से रिलेटेड है, वो सारा कहां पे आ जाएगा? ये जो पॉलिसीज जो बनेगा ये हमारा एडवाइजरी रोल के तहत पर्सनल पॉलिसीज के अंदर आएगा। नेक्स्ट, पर्सनल प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स मतलब 1 by 1 स्टेप्स। तो रिलेटिंग टू मैन पावर प्लानिंग प्रोसीजर्स, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन प्रोसीजर्स, एम्प्लॉयमेंट प्रोसीजर्स, ट्रेनिंग प्रोसीजर्स, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोसीजर्स, परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसीजर्स, कंपनसेशन प्रोसीजर, इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रोसीजर्स एंड हेल्थ सेफ्टी प्रोसीजर्स। मतलब कि एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि उनके बेनिफिट के लिए हम लोग क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि एडवाइजरी रोल में बेनिफिट्स इसलिए ऐड हुआ है कि अगर आप उनके बारे में नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा? क्यों सोचे हम उनके बारे में? अरे भाई, आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो अपना पूरा जीवन लगा रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं कि आपका ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से यहाँ पहुंचे, और आप बोल रहे हो कि हम उनके लिए क्यों ये सब करें, उनको तो सैलरी दे ही रहे। यू कांट से दिस। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फंक्शनल रोल।
देखो, द पर्सनल फंक्शनल formulates personal policies in accordance with the company's doctrine and management guidelines. It provides a guidelines to the manager to help and ensure that agreed policy and implemented, कि एक पॉलिसी सेटअप हुआ है, उसके तहत ही आपको काम करना है, इसके तहत ही आपको रह करके सारे फंक्शंस को फुलफिल करना है। नेक्स्ट है सर्विस रोल। अगर बात करें सर्विस रोल का, तो पर्सनल फंक्शन प्रोवाइड पर्सनल सर्विसेज, पर्सनल फंक्शंस प्रोवाइड पर्सनल सर्विसेज, जैसे कि दीज services constitute the main activities carried out by personnel department like payroll, disciplinary action, etc. involve the implementation of the policies and the procedures of the above described. तो अगर हम लोग बात करें पेरोल मैनेजमेंट में, तो पेरोल मैनेजमेंट में क्या होता है कि ये काइंड ऑफ एक एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखता है एम्प्लॉयज का, जिसमें सैलरीज आ गया, ठीक है, बोनस आ गया, कितना उसका पे किया गया है, वेजेस वगैरह सारी चीजों का जो एक रिकॉर्ड होता है उसी को हम लोग बोलते हैं पेरोल। ठीक है, तो ये एक सर्विस रोल भी होता है। रोल ऑफ एचआर मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का क्या रोल होता है? तो ह्यूमैनिटेरियन रोल। ह्यूमैनिटेरियन रोल का मतलब ह्यूमन, एक मिनट देखो, रिमाइंडिंग मोरल एंड एथिकल ऑब्लिगेशन टू द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को बार बार याद कराना, रिमाइंड कराना मोरल एंड एथिकल ऑब्लिगेशन, आप किस चीज के लिए बाधित हैं, आपको क्या करना चाहिए। उसके बाद काउंसलर, एज ए काउंसलर भी एचआर काम करता है। कैसे काउंसलर काम करता है कि कभी कभी क्या होता है ना, काउंसलर का मतलब ये नहीं कि पागल वाला बात, काउंसलर का मतलब होता है कंसल्टेशंस टू द एम्प्लॉय अबाउट द मैरिटल हेल्थ, मेंटल, फिजिकल एंड करियर प्रॉब्लम्स। जैसे कि आजकल छोटे छोटे स्कूल्स में भी हो गए हैं, कॉलेजेस में भी काउंसलिंग होता है, तो उसमें क्या होता है, वो बताया जाता है आपका बौद्धिक क्षमता को देखते हुए वो लोग बोलते हैं कि आप इस फील्ड में जाइए, इस फील्ड आपके लिए काफी अच्छा माना जाएगा। तो काउंसलर के तौर पे भी एचआर मैनेजर काम करते हैं। नेक्स्ट मीडिएटर, मीडिएटर मतलब क्या, बीच का, काइंड ऑफ हम लोग समझ लो कि एजेंट, मतलब कि मेरा बात और मतलब मेरा बात को टॉप लेवल तक पहुंचाना। Playing the role of the pacemaker during the dispute conflicts between the individual and the group of management। क्या करता है कि दो लोगों के बीच में अगर किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स है, तो उनको भी सॉल्व करने में हेल्प करता है एज ए पेस मेकर। क्या करता है पेस मेकर, मतलब कि ठीक है इधर गर्म है उधर ठंडा है, तो दोनों को मिला करके गर्म ठंडा इक्वेट करके चलने का कोशिश करता है। नेक्स्ट स्पोक्समैन, हालांकि देखिए ये सब बेसिक पॉइंट्स है जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने ग्रेजुएशन में और पीजी में पढ़ रखा होगा, बट फिर भी इनको डिस्कस करने का मेन मकसद यही है कि आपका वो चीज रिकॉल हो जाए और आपसे ये बेसिक चीज है, ये नॉर्मल चीज आना चाहिए। उसके बाद हम लोग थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट्स में पहुंचेंगे, ठीक है, जैसे परफॉर्मेंस अप्रेजल हो गया, फ्रिंज इफेक्ट हो गया, ये सब करियर डेवलपमेंट हो गया, इन सब चीजों में इसके बाद पहुंचा जाएगा। ठीक है, प्रोसेस से आपको काफी ध्यान देना होगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है स्पोक्समैन, टू रिप्रेजेंट द कंपनी इन द मीडिया एंड अदर फोरम बिकॉज ही हैज बेटर ओवरऑल पिक्चर ऑफ हिज कंपनी ऑपरेशन। प्रॉब्लम सॉल्वर, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी काम करता है। चेंज एजेंट मतलब कि क्या होता है, इंट्रोड्यूसिंग एंड इंप्लीमेंटिंग द इंस्टीट्यूशनल चेंज एंड इंस्टॉलिंग द ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब जहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के बारे में बात किया जा सके। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ ए मैन पावर रिसोर्सेज, ब्रॉडली कंसर्न विद द लीडरशिप बोथ इन द एज ग्रुप एंड इंडिविजुअल रिलेशनशिप एंड लेबर मैनेजमेंट रिलेशन। मतलब कि अगर आप ओवरऑल क्रस्क देखो एचआर मैनेजर का, तो एचआर मैनेजर एक ब्रिज है जो कि गैप को फुलफिल करने का काम करता है, चाहे वो किसी भी तरह का गैप हो। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग प्रोसेस पे। काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपका प्रोसेस है। प्रोसेस में आपको क्या देखना है कि प्रोसेस में कैसे किस काम, प्रोसेस मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप किसी काम को करते जाना। तो अगर हम लोग बात ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का प्रोसेस, तो एम्प्लॉय जो होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। कह सकते हैं कि बिगेस्ट एसेट ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन, एज देयर प्रोडक्टिविटी लेवल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। उनका प्रोडक्टिविटी लेवल किस पे डिपेंड करता है, उन पे डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट। तो हाउएवर द गाइडिंग प्रिंसिपल
in every organization is that general interest must prevail over the individual interest of the employee. मतलब कि एक जनरल इंटरेस्ट को फुलफिल करके हम लोग किसी के इंडिविजुअल इंटरेस्ट को फुलफिल करने का कोशिश करेंगे, मतलब जनरल इंडिविजुअल इंटरेस्ट को जनरल इंटरेस्ट की ओर कन्वर्ट करना है, ठीक है। मतलब जैसे कि एम्प्लॉयज आए हैं, मेरे यहाँ पे 10 लोग काम कर रहे हैं, तो 10 लोगों का अपना अलग अलग नीड्स होगा, तो उन सारे लोगों के नीड्स को एक जगह पे इकट्ठा करना, एक गोल में सेटअप कर पाना, ये महत्वपूर्ण काम कौन करता है? एचआर। चलिए, द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट अ स्टेलर स्ट्रेटेजीज, द प्रोसेसेस आर स्टेटेड बिलो। देखो, जो स्ट्रेटेजी है वो समझो कि ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी कैसे अपनाया जाता है। तो सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स क्या करता है? प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, selection, hiring, training and various other processes. उसके बाद है आपका remuneration to the employees, performance management, employee relation. These core, एक सेकंड चेंज कर लेता हूं, these core processes should go into step by step manner starting from the planning of human resources. पहले आपको क्या करना है? प्लानिंग करना है। उसके बाद आपको प्लानिंग करने के बाद फिर रेमुनरेशन के बारे में डिसाइड करना है, फिर उनके परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बारे में बात करना, और लास्टली आप जो पहुंचोगे वो होगा आपका क्या? एम्प्लॉय रिलेशन। मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से लेकर के एम्प्लॉय रिलेशन तक का जो भी प्रोसेस है उसको स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना होगा, तब जाकर के आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में या प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में फुलफिल जो भी रिक्वायरमेंट होता है उसको कर पाओगे। जिसमें सबसे पहला देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखो, फिर से वही चीज आ रहा है, this is the most important, the primary process for formulating appropriate strategy for the organization. This include putting the right person in the right place according to his skill and achievement. वही चीज है, putting the right person for the right job according to their achievement. मतलब कि skills कह सकते हैं, जिसका जैसा काबिलियत वैसा उसका काम। It starts with the recruitment and goes until the proper training of the employee so that he becomes an asset of the कंपनी। और उसको स्टार्ट ऐसे कराना है ताकि उनको ट्रेनिंग ऐसे देना है ताकि वो धीरे ट्रेनिंग कर करके इतना फ्लुएंट हो जाए अपने काम पे कि हर काम को वो अच्छे से कर सके। नेक्स्ट, जनरल प्रोसेस एज एचआर एंड फॉलो, जिसमें रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, फिर हायरिंग है, फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है। सबसे पहले आप क्या करोगे? रिक्रूट करोगे। रिक्रूट करोगे मतलब क्या होगा? आप एक एप्लीकेशन, मतलब अपना ये बोल दियो कि हमारे यहाँ पे इतना सीट वैकेंट है, आप हमारे यहाँ पे क्या कर सकते हो? आ करके हमारे यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस ऑफ पोस्टिंग job opening and attracting prospective employee to apply their desired job openings in an organization so that the eligible candidate can select, ताकि eligible candidate आपके तक पहुंच सके। तो रिक्रूटमेंट को एक पॉजिटिव प्रोसेस इसलिए कहा जाता है कि एक बार में इकट्ठा बहुत सारे लोग इसमें अप्लाई करते हैं। सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन में जनरली हम लोग क्या करते हैं? हम लोग यहाँ पे छटनी करते हैं कि जो हमारे लिए सेलेक्टिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, मतलब कि जो इस जॉब के लिए सुटेबल है हम लोग उसी को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद फिर हम लोग उसको क्या करेंगे? वी विल हायर देम। तो दिस इंटेल्स द प्रोसेस ऑफ ऑफिशियली ऑफरिंग द जॉब टू द आइडियल कैंडिडेट एंड गिविंग देम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। यहाँ पे उनको ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड करना, उसके बाद जिस के लिए वो सुटेबल है उसके लिए उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना। ट्रेनिंग में उनका क्या किया जाएगा? ब्रशअप किया जाएगा ताकि वो ऑलरेडी उसके बारे में जानते हैं, उनके स्किल्स को थोड़ा सा एनहांस किया जाएगा ताकि फ्यूचर में जो भी चैलेंजेस होगा उसको वो मीट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में अगर बात करें तो देयर शुड बी अ प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द वर्क डन एंड द फ्यूचर गोल्स। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट रेफर्स टू द अप्रेजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। यहाँ पे एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस को अप्रेज करना, बढ़ावा देना, इंकरेज करना। फॉर सच अ मैनेजमेंट इट इज नेसेसरी टू इंकरेज द एम्प्लॉय so as to raise their confidence, ताकि उनके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाया जा सके कि हाँ हम और अच्छे से काम करेंगे तो हो सकता है मेरे परफॉर्मेंस को और अप्रेज किया जाएगा और अच्छे जगह पे हमको और प्रमोशन मिलते जाएगा। तो दिस कैन बी डन बाय प्रोवाइडिंग देम विद अ फेयर रिवार्ड सो दैट दे वर्क इन द ऑप्टिमम प्रोडक्टिविटी लेवल। ठीक है, चलिए उसके बाद आ गया आपका रेम्युनरेशन टू एम्प्लॉयज एंड बेनिफिट्स। अब हम लोग उनके रेम्युनरेशन के बारे में और उनके बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। फेयर सैलरी और रेम्युनरेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मोटिवेटिंग एन एम्प्लॉय
to accomplish organizational goals. If the employee get reward for their best performance, they will get job satisfaction. अगर उनके बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा तो वो लोग क्या होते जाएंगे, मोटिवेटेड होंगे और वो काम को अच्छे से करना चाहेंगे, क्योंकि जब जब जॉब से वो सेटिस्फाई होंगे तो वो ये सोचेंगे कि अगर हम और अच्छे से काम करें तो हो सकता है मेरे सैलरी में बढ़ा दिया जाए, कोई रिवॉर्ड्स, कोई बोनस, मतलब कोई इंसेंटिव, फ्रिंज बेनिफिट्स, मतलब कोई पर्क्स वगैरह हमको मिल जाएगा। तो ये सारी चीज रेम्यूनरेशंस में हम लोग डिसाइड करते हैं। और लास्ट है एम्प्लॉय रिलेशन। देयर शुड बी अ साउंड रिलेशन बिटवीन, साउंड मतलब अच्छा रिलेशन, बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय एंड द ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, ताकि वहां पे सारे लोगों के बारे में, मतलब जितने भी एम्प्लॉयज है सबको इक्वल ट्रीट किया जाए, किसी पे भेदभाव ना किया जाए। देयर आर वेरियस फैक्टर्स व्हिच मोटिवेट एज वेल एज डीमोटिवेट द एम्प्लॉय टू स्टिक विद द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े रहने के लिए बहुत कुछ पॉजिटिव होना चाहिए। अगर नेगेटिव इफेक्ट आपको आने लगा तो आप क्या चाहोगे, हम उससे पीछा छुड़ा ले, तो आप क्या करने लगोगे, फिर वहां पे एब्सेंटिज्म बढ़ाने लगोगे, मतलब आप एब्सेंट होने लगोगे। तो जब आप अपना एब्सेंटिज्म बढ़ाने लगोगे, वैसे सिचुएशन में क्या होगा कि काम समय पे पूरा नहीं हो पाएगा। तो काम समय पे पूरा नहीं हो पाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन भी खराब हो सकता है, खत्म भी हो सकता है। तो दीज फैक्टर्स इंक्लूड वर्किंग एनवायरनमेंट, labor law, relation, compensation, etc. The employer must ensure all the factor built employee relationship that turn garner better employee retention. आपको एक ऐसा मतलब क्या बोल सकते हैं, ऐसा रिलेशन मेंटेन करके रखना है, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखना है कि जो आपके पास एम्प्लॉय हैं वो काफी अच्छे से काम करे, इफेक्टिवली काम करे, ताकि आपका जो भी गोल है वो समय से अकॉम्प्लिश होते जाए। तो इसको बोला जाता है एम्प्लॉय रिलेशन। तो आज के इस क्लास में हमारे पास फिलहाल इतना ही था, तो बाकी हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर चैनल पे नए हैं तो, क्योंकि वीडियोस को बनाने के पीछे मकसद यही है कि फ्री नेट का एजुकेशन सभी बच्चों तक पहुंच पाए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो चैनल को शेयर भी कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ताकि उन बच्चों को बेनिफिट मिल सके जो कहीं कोचिंग खरीद नहीं सकते हैं। चलिए, पढ़ते रहिए और क्लास करते रहिए। मिलते हैं फिर आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।